Hello friends, my name is Ravi Lakshkar. I have passed MSc Nursing in 2018 and I'm from Shupri and जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक नर्सिंग एजुकेशन चैनल शुरू किया है जिसमें हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिससे नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं सिलेबस से। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहें जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज से हमारी शुरुआत हो रही है, मेरा चैनल रवि एकेडमी के नाम से है और हम लोगों ने सबसे पहले गायनिक टॉपिक को लिया है क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये डाउट रहते हैं कि गायनिक बहुत ज़्यादा टफ़ है। गायनिक से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन जो गायनिक से आते हैं, तो हम सबसे पहले गायनिक सब्जेक्ट को यहाँ पर ले रहे हैं। और गायनिक में हम सबसे पहले आज एक छोटा सा टॉपिक है लेबर का, जिसमें हम आपको लेबर की जो डेफिनेशन है, क्या क्या उनके फेसेस हैं, लेबर की स्टेजेस कितनी होती हैं, एबनॉर्मल लेबर क्या है, नॉर्मल लेबर क्या है, उसके बारे में आज हम आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स हम आज इसकी बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो लेबर जो है, जैसे हम चाइल्ड बर्थ के नाम से भी जानते हैं, जो बच्चे का जो जन्म होता है। मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम सब नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सब लोगों ने बेसिक जो चीज़ जो बेसिक जो नॉलेज है सबको पता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ा हुआ है। तो हम बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है जो मेरा, आप उस पर भी मुझसे आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमारा टॉपिक है लेबर, और लेबर को हम चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो प्रोसेस रहती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लेबर की डेफिनेशन क्या है। इसमें हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिक्स किया है ताकि हमारे जो जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, काफ़ी अच्छे से उनको समझ में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं लेबर की। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ए बेबी एंड द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम द यूट्रस, इट इज़ कॉल्ड लेबर। ये हमने काफ़ी शॉर्ट और बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे बनाई हुई है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से या फिर एक डेफिनेशन को समझने के हिसाब से काफ़ी है। तो जैसा कि इसमें दिया है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ए बेबी, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक तो बेबी की डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन की डिलीवरी होती है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड की डिलीवरी होती है। किसके द्वारा? ये यूट्रस से होता है। तो इस सारी जो ये प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेबर। इसमें क्या होगा? बेबी डिलीवर होगा, प्लेसेंटा डिलीवर होगा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो प्लेसेंटा से अटैच जो रहती है, बेबी से अटैच रहती है, इस सब का एक्सपल्सन होगा। यानी कि ये सब क्या होगा? यूट्रस से एक्सपेल आउट होगा, यूट्रस से बाहर आएगा ये सब। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेबर। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर लेबर के कुछ एक तो नॉर्मल लेबर है, एक एबनॉर्मल लेबर है। तो नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं? यूटोसिया भी बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है कि नॉर्मल लेबर को का दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल लेबर को क्या बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूटोसिया बोला जाता है। जो नॉर्मल लेबर रहता है उसको हम एक मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? यूटोसिया बोलते हैं। ठीक है, वहीं एबनॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं? डिस्टोसिया बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल लेबर कब माना जाएगा? ठीक है,
तो नॉर्मल लेबर देखो सबसे पहला क्या है इसमें, फुल टर्म डिलीवरी, यानी कि अगर फीमेल फुल टर्म है, पूरे 37 वीक्स अगर उसको कंप्लीट हो गए हैं, फुल टर्म है, तो नॉर्मल लेबर बोला जाएगा। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट हमारा, स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो डिलीवरी के जो पेन आ रहे हैं, जो डिलीवरी के लिए जो फीमेल जो रेडी है, तो वो अपने स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली, जो जैसे कि जो नेचुरल प्रोसेस जो रहती है वो होना चाहिए स्पॉन्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि हम कोई पेन नहीं आ रहा है तो हम कुछ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कुछ हम ड्रग्स दे रहे हैं, तो वो नॉर्मल लेबर में नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। देखिए नॉर्मल लेबर के टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि कभी कभी पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर हम लोगों ने मतलब कुछ फीटस का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वो नॉर्मल लेबर की कैटेगरीज में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विदाउट यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनी ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट। देखिए इसमें क्या है, विदाउट यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, नॉर्मल लेबर जब माना जाएगा जब कोई हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फीटस का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और हम सक्शन जो रहता है उससे हम बेबी के जो हेड है उसको सक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट से फीटस को बाहर निकालते हैं, कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज़ नहीं करना है तो वो नॉर्मल लेबर की कैटेगरीज में नहीं आएगा। या फिर हम ऐसे कोई एजेंट, ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, या फिर हम कोई और जो ऑक्सीटोसिक एजेंट है वो दे रहे हैं, तो ये नॉर्मल लेबर की कैटेगरीज में नहीं आएगा। देखिए अब क्या होगा, एबनॉर्मल लेबर कब माना जाएगा डिस्टोसिया। एबनॉर्मल लेबर जब होगा, इसमें लिखा है जैसे पहला पहला इसमें जो है इफ़ नॉट फुल टर्म, अगर जो फीमेल है अगर वो फुली टर्म नहीं है। फुली टर्म कब होता है, फुली टर्म होता है 37 वीक्स पे। अगर किसी फीमेल के 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं तो वो फुल टर्म की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर जो है फीमेल फुल टर्म नहीं है तो वो फिर एबनॉर्मल लेबर की कैटेगरीज में आएगा। मान लो कभी कभी क्या होता है कि किसी फीमेल को 34 वीक्स या 35 वीक्स या 33 वीक्स में ही डिलीवरी हो जाती है, तो वो एबनॉर्मल लेबर की कैटेगरीज में आएगा। इसमें नेक्स्ट है हमारा इफ़ नॉट स्पॉन्टेनियस, अगर नेचुरली प्रोसेस से डिलीवरी नहीं हो रही है, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, प्री एक्लैम्प्सिया है, या फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, तो मजबूरी में जो है डिलीवरी करवानी पड़ रही है, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, फिर वो एबनॉर्मल लेबर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ़ कॉम्प्लिकेशन, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है, मान लो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्री एक्लैम्प्सिया हो गया, ठीक है, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, फिर ये एबनॉर्मल में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इफ़ यूज़ इंस्ट्रूमेंट और एजेंट, अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं या अगर हम कोई ड्रग्स दे रहे हैं जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, तो फिर वो क्या होगा, एबनॉर्मल लेबर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा कॉजेस ऑफ ऑनसेट लेबर, यानी कि जो लेबर की प्रोसेस होती है उसमें ऐसा क्या होता है जिससे जो हमारा जो डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है, मतलब ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या कारण है लेबर जो होता है, तो इसमें हम वो पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द फीटस इज़ फुल टर्म, CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द फीटस हाइपोथैलेमस। देखिए क्या होता है कि जब फीटस फुल टर्म की कंडीशन में आ जाता है, जैसे कि 37 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं किसी फीमेल को, अब वो क्या है, फुली टर्म है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो CRH जो हार्मोन रहता है, CRH का फुल फॉर्म मैंने इसमें लिखा हुआ है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज़ होता है कहाँ से, फीटस के हाइपोथैलेमस से। फीटस के हाइपोथैलेमस से क्या होगा, ये CRH हार्मोन रिलीज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे CRH हार्मोन क्या हुआ, रिलीज़ हो गया। ठीक है। अब जो CRH हार्मोन रिलीज़ होकर कहाँ जाएगा अपना, वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ये एक ग्लैंड्स होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये वहाँ पे जाएगा। उसके बाद में फिर वहाँ से कहाँ एक्शन करेगा, ये वो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ होगा हमारा, ACTH।
ठीक है। ACTH को बोलते हैं एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज़ हुआ हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, ये हमारा ACTH रिलीज़ हो गया, ठीक है। अब जब ACTH रिलीज़ होकर कहाँ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। देखिए मैं आपको बेसिक मैंने नहीं बताया, आप सबको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है और ACTH क्या है, ये सब आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। तो ACTH कहाँ जाएगा हमारा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज़ होगा हमारा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ठीक है। ये भी एक हार्मोन है। ये क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स वहाँ से रिलीज़ हुआ, कहाँ से हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो प्लेसेंटा रहता है हमारा उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। जब बेबी जो है फीटस फुली टर्म है, 37 वीक्स है, सारी प्रोसेस ऊपर से हो चुकी है, ACTH हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स भी जो है हमारा रिलीज़ हो गया। अब ये क्या करेगा, सीधा जाके क्या करेगा, प्लेसेंटा को स्टिमुलेट कर देगा। जैसे ही प्लेसेंटा स्टिमुलेट हुआ उसके बाद में क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है हमारा, जो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब मान लो कि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हुआ, अब इसमें लिखा हुआ है इफ़ द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, द रिलेटिवली डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। मान लीजिए कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। अगर मान लो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो रिलेटिवली ऑटोमेटिकली जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन तो वहीं रहेगा लेकिन जो ये दोनों समान मात्रा में रहते हैं, दोनों में से मान लो किसी एक का भी लेवल बढ़ गया तो क्या हुआ, मान लो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो प्रोजेस्ट्रॉन का तो कम ही माना जाएगा ना, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका है। तो अब इसमें क्या होगा, द प्रोजेस्ट्रॉन वर्क लाइक टोकोलाइटिक एजेंट। अब प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, ये टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को बांध के रखता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हुआ साहब, डिक्रीज़ हो गया। अब जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज़ हुआ तो ये क्या बन जाएगा, अब टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में ये काम करेगा। आफ्टर दिस प्रोसेस द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अब जैसे ही ये इस प्रोसेस के बाद में क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल तो पहले से ही इंक्रीज़ है, तो अब क्या क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीज ऑक्सीटोसिन लेवल। अब ऑक्सीटोसिन का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंड का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया। एंड ऑल्सो इंक्रीज लेवल ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जो इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर का जो कैल्शियम है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। मतलब कौन कौन सी तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो गई, एक तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज़ हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज़ हो गया और इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ हो गया। ये क्यों इंक्रीज़ हुए, क्योंकि हमारा जो प्रोजेस्ट्रॉन था ना वो क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया है और एस्ट्रोजन क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। तो ये तीनों चीज़ें, ये जो तीनों हार्मोन हैं ये क्या हुए, ये इंक्रीज़ हो गए, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंट्रासेलुलर कैल्शियम। जैसे ही ये तीनों इंक्रीज़ हुए, आफ्टर दिस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विल स्टार्ट। इन तीनों के जैसे इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे हुआ, ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन जब बढ़ता है तो दर्द होता है, मतलब जो ये हमारा हमें जो दर्द का जो पेन की जो फीलिंग होती है ना वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बढ़ने से ही होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन जब बढ़ता है तो क्या होता है, दर्द का एहसास होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इन सब तीनों की वजह से क्या हुआ, हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे अब, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। ये सारा लेबर का ये एक्शन है, मतलब ये जो ऑनसेट लेबर होता है, कहाँ से जो प्रोसेसिंग की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है हमारी, ये पूरा जो मैंने आपको जैसे बताया कि ACTH है, एस्ट्रोजन है और ये सारे हार्मोन जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है ये सब जो बढ़ेंगे तो ये शुरुआत से ही ये एक चैन के सिस्टम से ये चलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये PPT मैंने खुद बनाई है और काफ़ी ये मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाई जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए।
नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। अब हम पढ़ेंगे कि लेबर की स्टेज कितनी होती हैं। देखिए लेबर जो रहता है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। पहली स्टेज होती है हमारी यूट्राइन एक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन। ये सब हम धीरे धीरे सारे स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 4 स्टेज देख लेते हैं कि 4 स्टेज कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज है हमारी यूट्राइन एक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन। इसमें क्या होता है, यूट्रस का एक्शन होता है और जो हमारी जो सर्विक्स होती है उसका क्या होता है, डायलेशन होता है। ठीक है। दूसरी जो स्टेज है हमारी वो है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, यानी कि बच्चे का बाहर आना। ठीक है, ये दूसरी स्टेज में होता है। तीसरी स्टेज हमारी कौन सी है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का एक्सपल आउट होना। और जो हमारी जो फोर्थ स्टेज है हमारी वो रहती है हमारी रिकवरी स्टेज, यानी कि ऑब्जर्वेशन स्टेज। क्योंकि क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो फीमेल के जो वाइटल साइन होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिकवरी स्टेज में फ़ीमेल को रखा जाता है, कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है, जिससे कि उसका जो है वो वाइटल साइन और जो भी जो प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये हमने 4 स्टेजेस देख ली हैं, यूट्राइन एक्शन, सर्वाइकल डायलेशन, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, रिकवरी स्टेज। ठीक है, ये 4 स्टेज हैं। अब हम देखते हैं इसमें फेसेस ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखिए लेबर जो, अब हम सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज से शुरुआत करेंगे कि हमारी फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि इसमें 3 फेस होते हैं। देयर आर 3 फेसेस ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर। 3 फेस कौन कौन से होते हैं? फेस का मतलब होता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और कहाँ पे। इनको 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज है इसको 3 फेस में डिवाइड किया गया है। तो देखिए पहला फेस है हमारा लेटेंट फेस, एंड दूसरा है हमारा एक्टिव फेस, और तीसरा है हमारा ट्रांजिशन फेस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेटेंट फेस के बारे में। लेटेंट फेस में क्या होता है? देखिए लेटेंट फेस में क्या होता है, फ्रॉम ट्रू लेबर पेन टू 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन। इसमें क्या होगा, जब फीमेल को जब लेबर पेन स्टार्ट होता है, पहली बार जब उसको ट्रू लेबर पेन जो स्टार्ट होगा उसको, उस प्रोसेस से लेके 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन तक। ठीक है, ओनली 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन तक की जो प्रोसेस होती है बीच की, वो लेटेंट फेस में आती है। दैट प्रोसेस इज इंक्लूड इन लेटेंट फेस। कहाँ से कहाँ तक? लेबर पेन से लेके 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन तक। ठीक है, यहाँ तक कौन सा फेज हो गया, ये लेटेंट फेज हो गया। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इज इन प्राइमी ग्रेविडा इज 6 to 8 आवर्स, एंड द ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन मल्टी ग्रेविडा 4 to 5 आवर्स। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा क्या होता है। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है जब कोई फीमेल पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, यानी कि जब कोई फीमेल पहली बार माँ बन रही है तो उसको हम प्राइमी ग्रेविडा बोलेंगे। ठीक है, और मल्टी ग्रेविडा कब बोलेंगे, जब कोई फीमेल 1 या 2 से अधिक प्रेगनेंसी कंसीव की है उसने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, तो इसमें है द ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन प्राइमी ग्रेविडा इज 6 to 8 आवर्स, एंड द ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन मल्टी ग्रेविडा 4 to 5 आवर्स। देखिए जो प्राइमी ग्रेविडा में जो ड्यूरेशन रहती है लेटेंट फेज की, वो 6 से 8 घंटे की होती है। ठीक है, यानी कि जो लेटेंट फेज की जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 6 से 8 घंटे का रहेगा। वहीं पे जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें कितना रहेगा, 4 से 5 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विल अकर 20 to 30 मिनट्स, इट विल शो ऑलमोस्ट 15 to 20 सेकेंड्स। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसमें 20 से 30 मिनट में इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखे जाएंगे। ठीक है, कौन से फेज़ में, लेटेंट फेज़ में। और ये कितने ये होंगे 15 से 20 सेकेंड तक ये रहेंगे। हर 20 से 30 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा, और ये कब तक रहेगा, 15 से 20 सेकेंड तक। ठीक है, अगला है ये एक्टिव फेज़। एक्टिव फेज़ में क्या होता है, एक्टिव फेज देखिए लेटेंट फेज में 2.5 सेंटीमीटर तक लेटेंट फेज था। ठीक है, अब यहाँ से 2.5 से क्या शुरू हो गया, एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम
2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन टू 8 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन। एक्टिव फेस हमारा 2.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन तक की जो प्रोसेस रहती है वो एक्टिव फेस के अंदर आती है, उसको एक्टिव फेस के अंदर इंक्लूड किया गया है। देखिए फिर वही बात आई, इन द प्राइमरी ग्रेविडा इट विल शो 4 to 5 आवर्स। प्राइमरी ग्रेविडा में जो ड्यूरेशन रहेगा वो कब दिखेगा, 4 से 5 घंटे, ठीक है। एंड द मल्टी ग्रेविडा में 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, किसका, एक्टिव फेस का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इन दिस फेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन अकर फॉर 3 to 5 मिनट्स एंड इट विल शो ऑलमोस्ट 40 to 50 सेकेंड्स। देखिए एक्टिव फेज में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे वो हर 3 से 5 मिनट में आएंगे एक्टिव फेज में, ठीक है। और ये कब तक रहेंगे, 40 से 50 सेकंड तक, हर 3 से 5 मिनट में आएंगे और 40 से 50 सेकंड तक रहेंगे, ठीक है। इन द प्राइमरी ग्रेविडा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टिल 3 आवर्स एंड इन द मल्टी ग्रेविडा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टिल 2 आवर्स। देखिए प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कब तक रहेंगे, 3 घंटे तक रहेंगे, किसमें, प्राइमरी ग्रेविडा में। और वहीं मल्टी ग्रेविडा में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन केवल 2 घंटे तक रहेंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द कॉन्ट्रैक्शन विल चेंज। कुछ समय बाद क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बदल जाएंगे, ठीक है। कैसे बदलेंगे, एंड इट विल शो एवरी 5 to 7 मिनट। अभी इसमें क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे 3 से 5 मिनट हो रहा था यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन अब क्या होगा, इसमें 5 से 7 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। एंड ये इट कैन अकर फॉर 30 to 40 सेकेंड। ये कब तक देखेंगे, 3 से 40 सेकेंड तक। अब लास्ट है हमारा ट्रांजिशन फेस। ट्रांजिशन फेस में क्या होता है, एक्टिव फेस कहाँ तक था, 8 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन तक। द ट्रांजिशन फेस स्टार्ट फ्रॉम 8 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन टू 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन। देखिए फुल टर्म जो होता है वो 10 सेंटीमीटर जब सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है तब बेबी का एक्सपेल आउट होता है। तो ट्रांजिशन फेज जो हमारा है वो 8 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन से फुल 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन तक जो प्रोसेस रहती है उसको हम ट्रांजिशन फेज में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोर फिंगर। इसको हम 4 फिंगर भी बोलते हैं। जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो जो 4 फिंगर का जो एग्जामिनेशन होता है उसको हम ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें इन द प्राइमरी ग्रेविडा इट विल शो 2 आवर्स। देखिए प्राइमरी ग्रेविडा में ट्रांजिशन जो फेस रहेगा वो 2 घंटे तक दिखेगा, ठीक है। एंड इन द मल्टी ग्रेविडा इट विल ओनली 1 आवर, ठीक है। ये 1 घंटे में दिखेंगे मल्टी ग्रेविडा में। नेक्स्ट है इसमें इन द ट्रांजिशन फेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकर एवरी 3 मिनट्स, ठीक है। एंड 1 कॉन्ट्रैक्शन शो इन एवरी 3 मिनट। देखिए ट्रांजिशन फेस में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है हर 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा ट्रांजिशन फेस में। एवरी 3 मिनट में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। कौन से फेस में, ट्रांजिशन फेस में। इट कैन अकर ऑलमोस्ट 60 to 90 सेकेंड। और ये कब तक रहेगा, 60 से 90 सेकेंड तक रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने केवल फेजेस और कुछ बेसिक डिटेल्स जो लेबर की है, डेफिनेशन वगैरह, इसके बारे में आज हमने देखा है। मैंने लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि फिर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता, बहुत सारा काफ़ी लंबा जो वीडियो हो जाता। तो मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। इसमें हमने लेबर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया है, एबनॉर्मल लेबर क्या है और नॉर्मल लेबर क्या है, ठीक है। कितने फेज़ होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं। तो अगली वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेज को। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कैसे फर्स्ट स्टेज का में कि जो क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है उसकी। तो ये अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियो में आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। ये पीपीटी मैंने खुद बनाई है, इसको बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।